Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to learn Ohm's law. क्या पढ़ने वाले हैं आप? Ohm's law. इसको ओम का कानून कहते हैं उर्दू में. ठीक है, हम पढ़ेंगे Ohm's law. तो देखिए क्या होता है Ohm's law. Ohm's German physicist George Simon Ohm established a law for measuring the resistance of a conductor. जर्मनी का रहने वाला जॉर्ज साइमन ओम, इसका पूरा नाम है, उसने मज़ाहिमत की पैमाइश के लिए एक क़ानून बनाया. ठीक है, जिसको कहा जाता है ओम्स लॉ. ठीक, ये क़ानून क्या बताता है? इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर आई and the potential difference across its ends V can be obtained from the law. क्या बताता है ये कानून? किस ताल्लुक़ को बताता है? I और V के किसी कंडक्टर में से, किसी बरक़ी में मौसिल में से. जैसे मिसाल के तौर पे यह है कि ये कानून बताता है मौसिल तार से गुज़रने वाली बरक़ी I और बरक़ी हवा के फ़र्क V के दरमियानी ताल्लुक़ को. बरक़ी की अलामत I, बरक़ी हवा के फ़र्क की अलामत V. बरक़ी यानी करंट I, बरक़ी हवा का फ़र्क यानी पोटेंशियल डिफरेंस V. इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ होता है? ओम ने इस क़ानून से इस ताल्लुक़ को बताया और इसकी मदद से हम इस मौसिल की, जिसमें से बरक़ी गुज़र रही है, जिस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, उस कंडक्टर की मज़ाहिमत यानी रेजिस्टेंस R कितनी है, उसकी पैमाइश भी हम कर सकते हैं. तो देखिए क़ानून क्या है. क़ानून ये है, मौसिल की तबई हालत मुस्तकिल हो तो उसमें से गुज़रने वाली बरक़ी I और उस मौसिल के दोनों सिरों के बरक़ी हवा के फ़र्क V के रास्त तनासुब में होती है. ठीक है. If physical state of a conductor remains constant, the current I flowing through it is directly proportional to the potential difference V between its two ends. ठीक है, किसी मौसिल में से अगर बरक़ी बह रही है, करंट बह रहा है, तो उसमें और अगर उस मौसिल की तबई हालत, फिज़िकल स्टेट यानी तबई हालत किसे कहेंगे? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड द मटेरियल इट इज़ मेड अप ऑफ. वो मौसिल जिसमें से बरक़ी गुज़र रही है, वो कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है, उसकी लेंथ, उसका यानी लंबाई, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उसके अर्ज़ी तराशे का रकबा, और उसका टेम्परेचर यानी उसका दर्जे हरारत, और वो जिस मटेरियल का बना हुआ हो वो अगर तब्दील नहीं होता है तो ये उसकी तबई हालत में आता है, फ़िज़िकल स्टेट में आता है. ये हम तब्दील नहीं करते हैं. तो वो हमने बताया है कि उसमें V और I का ताल्लुक़ कैसा होता है? V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के. बरक़ी हवा का फ़र्क रास्त तनासुब में होता है I के. मतलब देखो मिसाल के तौर पर अगर ये कोई तार है, ठीक है, इसके दो सिरे हैं या दो एंड है A और B. अगर इसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज नहीं करना है हमको, इसमें हम क्या करें? इसमें से बरक़ी I पास हो रही है. कब इसमें से बरक़ी I पास होगी? जब हम इसके दो सिरों के दरमियान बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा करेंगे. टू pass current through this wire we have to create the potential difference between two end of the wire. ये वायर ए बी के दो सिरों के दरमियान हमको पोटेंशियल डिफरेंस V पैदा करना है ना. तो इसके लिए हमको एक सेल लगाना पड़ेगा इस वायर ए बी से के दो एंड के बीच में. हम लगा दिए तो यहाँ पे इसमें V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. तो इसमें से करंट I पास होगा. एंड हम डायरेक्शन क्या बताते हैं करंट की? पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये करंट पास हो रहा है इसमें से. तो ये I और V के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है वो हमने बताया. V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ये जो वायर हम लिए ए बी, इसके दो सिरों के दरमियान जो बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा हुआ है वो इसमें से
जो पास हो रही है करंट आई उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, रास्त तनासुब में होता है, ऐसा ओम का कहना है। और इसके लिए उसने शर्त क्या बताया कि इस तार ए बी की, इस कंडक्टर की हमको फिज़िकल स्टेट को चेंज नहीं करना है। मतलब अगर समझो आप इसकी लेंथ लिए 1 मीटर, तो आप इसको थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट 1 मीटर ही रखेंगे, इसको आधे मीटर का या 1.5 मीटर का नहीं करेंगे। ठीक है, आपको इन दोनों का रिलेशनशिप मालूम करना है, तो आप जो कंडक्टर एक बार जितनी लंबाई का ले रहे उतनी ही रखना है, उसको चेंज कम या ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद उसने बताया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जितना थिक आप वायर लेंगे, जितनी मोटाई का आप वायर लेंगे, जब तक आप एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं करते तब तक उसी मोटाई का वायर आपको, उतनी ही थिकनेस का वायर रखना है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अर्ज़ी तराशे का रकबा तब्दील नहीं करना है। ठीक है, उसकी थिकनेस कम ज़्यादा नहीं करनी है। इसका जो टेम्परेचर होगा, दर्जे हरारत, वो भी चेंज आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब भी आप लंबाई कम ज़्यादा करेंगे या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अर्ज़ी तराशे का रकबा कम ज़्यादा करेंगे या टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत कम ज़्यादा करेंगे, तो उसका असर क्या होगा, इसमें जो मज़ाहमत होती है इस तार में, जो रेजिस्टेंस होती है, वो भी कम ज़्यादा हो जाती है। मज़ाहमत जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेजिस्टेंस, ये भी क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इन सब का असर मज़ाहमत पे होता है। तार की रेजिस्टेंस या मज़ाहमत क्या होती है अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती है जब हम इसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज करते हैं, इसलिए हमको फ़िज़िकल स्टेट को कांस्टेंट रख के वी और आई के रिलेशनशिप को फाइंड करना है। तो उसने बताया कि बरक़ी हवा का फ़र्क वी रास्त तनासुब में है किसके, आई के। अब ये प्रोपोर्शनलिटी की अलामत, तनासुब की अलामत हटाना है, तो हमको ऐसा लिखना पड़ता, वी पोटेंशियल डिफरेंस बरक़ी हवा का फ़र्क मसावी है इज़ इक्वल टू, तो एक कांस्टेंट लगाना आपको मालूम है, तो यहाँ हम कांस्टेंट लगाएंगे आर। ठीक है, ये क्या है, आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तनासुब का मुस्तक़िल आई। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे v इज़ इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये v इज़ इक्वल टू आई आर नंबर 1, ये याद रखना है फार्मूला आपको। तो r क्या है, r है तनासुब का मुस्तक़िल, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको मज़ाहमत भी कहा जाता है, आर को क्या कहा जाता है, मज़ाहमत भी कहा जाता है इस आर को। जो तनासुब का मुस्तक़िल हम लगाए, दरअसल वो मज़ाहमत होती है। मज़ाहमत क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको याद रखना है कि ओम का लॉ क्या है, ओम का क़ानून क्या है। ओम ने ये बताया कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप फिज़िकल स्टेट चेंज नहीं करते हैं तो ओम ने ऐसा बताया है कि बरक़ी हवा का फ़र्क दो तार के दो सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस यानी बरक़ी हवा का फ़र्क डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, रास्त तनासुब में होता है I के। v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटा के एक कांस्टेंट r लगाते हैं, तो इक्वेशन होती है v इज़ इक्वल टू आई आर। तो r दरअसल ये मज़ाहमत होती है, तनासुब का मुस्तक़िल या प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दरअसल ये क्या है, इस वायर की रेजिस्टेंस है, मज़ाहमत है। ठीक है, इस फार्मूले को और हम कैसा लिख सकते हैं, r इज़ इक्वल टू, या i को हम इधर लेकर चले जाएंगे, v अपॉन आई। ये एक फार्मूला होता है, ये आप दो फार्मूले बन गए, इससे आपको ये याद रखना है। ठीक है, this is known as Ohm's law. We can obtain the SI unit of the resistance from the above formula. ये जो फार्मूला हमने बनाया है, ये इससे हम ये जो रेजिस्टेंस है R है, R इसकी यूनिट भी बना सकते हैं। ठीक है, और हम R को मेजर भी कर सकते हैं। इस कंडक्टर में जो जिसमें से करंट पास हो रहा उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इस फार्मूले से उसकी मज़ाहमत R इज़ इक्वल टू V अपॉन आई, इस फार्मूले से हम इसकी पैमाइश भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखो R इज इक्वल टू V अपॉन I। अगर समझिए इस कंडक्टर से इसके दो एंड के दरमियान 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो, 1 वोल्ट बरक़ी हवा का फ़र्क हो और इसमें से जो करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर हो, तो इसकी रेजिस्टेंस होगी 1 ओम। समझ में आ रहा? 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो दो तार के दो एंड के बीच में, तो उसमें से कितना करंट पास होता है? 1 एम्पियर करंट पास होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1 ओम। ओम क्या है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो आपका फार्मूला है ना, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R 1 ओम कब होगा? जब उसमें से 1 वोल्ट उसके दो एंड के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो, बरक़ी हवा का फ़र्क हो और उसमें से 1 एम्पियर करंट पास होती हो, तो उस कंडक्टर की मज़ाहमत रेजिस्टेंस होगी 1 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। इफ़ 1 एम्पियर करंट flows through a conductor when an 1 volt potential difference is applied between its ends, then the resistance of the conductor is 1 ohm। किसी भी तार की मज़ाहमत या रेजिस्टेंस 1 ओम कब हो सकती है? जब उसमें से किसी तार के दो सिरों में V 1 वोल्ट बरक़ी हवा का फ़र्क हो और उसमें से 1 एम्पियर बरक़ी रो गुजर रही हो, तो उस तार की मज़ाहमत 1 ओम होती है। ठीक है, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम तार की मज़ाहमत रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं और इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके बरक़ी हवा का फ़र्क मालूम कर सकते हैं। V इज़ इक्वल टू IR। अंडरस्टूड? बार बार पढ़िए तो समझ में आएगा। अस्सलामु अलैकुम।